आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से एंट्रीज़ करी जाती हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया कि इस बार हम एक ऐसी प्लेलिस्ट लेके आए हैं जिसमें हम पूरे 12 महीने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो हमारा एक पहला वीडियो जो कि शायद आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, तो पहले आप जाकर वो वीडियो देख कर आएँ, क्योंकि अब हम पूरे 12 महीने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंट्रीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने अप्रैल मंथ की एंट्रीज़ की थी, तो अप्रैल मंथ की वीडियो मैंने पब्लिश कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। अब उसके बाद आज हम करेंगे मई मंथ की एंट्रीज़। तो मई मंथ की एंट्री करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ में हमने जितनी भी एंट्रीज़ की थी वो कहाँ आएंगी। तो उसके लिए, उसे देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से डबल डी प्रेस करें, और डबल डी प्रेस करने के बाद अगर आपको कोई ऐसा इंटरफेस दिख रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप किसी और मंथ की रिपोर्ट देख रहे हैं। तो हम F2 प्रेस करके जब देखें तो यहाँ पर 1/5 यानी कि 1 मई की डेट लगी हुई है। तो 1 मई में तो अभी हमने कोई एंट्री की नहीं है, तो इसीलिए कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। तो हम यहाँ पर 1 मई की जगह 1.4 यानी कि अप्रैल लिख देते हैं। तो अप्रैल मंथ में हमने ये सारी एंट्री की थी और अप्रैल का पीरियड यहाँ आ रहा है लिखा हुआ। तो इस तरह से आप जो है वो चेक कर सकते हो कि आपने क्या एंट्रीज़ की थी और उन्हें यहीं से आप ऑल्टर भी कर सकते हो। तो एस्केप की से बैक आते हुए हम आएंगे अपने वाउचर्स पर, और हमारी पहली एंट्री है इंक एंड पब्लिशर को हमने 6000 रुपये का पेमेंट किया है कैश में। तो पेमेंट किया है तो हम वाउचर भी पेमेंट लगाएंगे और डेबिट करेंगे इंक एंड पब्लिशर को। इंक एंड पब्लिशर का 6000 का अमाउंट दिखा रहा है, हमने 6000 पेमेंट किया है तो हम 6000 पे आएंगे। पिछली बार जब हम परचेज़ कर रहे थे स्टेशनरी तो हमने न्यू रेफरेंस किया था, लेकिन जब हम पेमेंट या रिसीट कर रहे होते हैं तो हम अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो अब हम अगेंस्ट रेफरेंस पर एंटर करेंगे और यहाँ पर इनका ये बिल शो होगा जो कि हमने परचेज़ के टाइम पे बनाया था। आज जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम पेमेंट उसी का तो कर रहे हैं जो हमने पहले कभी ख़रीदा था। हमने इंक एंड पब्लिशर से स्टेशनरी परचेज़ की थी, लेकिन उस टाइम हमने पेमेंट नहीं किया था, बट अब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो अब हम इस बिल पर एंटर करेंगे और पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं तो अब हम कैश को क्रेडिट करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट एंट्री है हमारी, मिस्टर वर्मा ने ऑफिस का रेंट पे किया है चेक से। तो रेंट पे करने के लिए हमें रेंट का लेज़र बनाना होगा, और रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। 2500 रुपये का हमने रेंट दिया है। ये एंट्री तो सभी को आती है, और HDFC बैंक से हमने पेमेंट किया है उसका। मिस्टर वर्मा ने सैलरी पे करा है शुभम और गीता को 25 डेज़ का। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। मिस्टर वर्मा ने जो सैलरी पे किया है, एक तो आप उसको सिंपल भी पे कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली एंट्री कर सकती हूँ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिस भी मेथड से मैंने किया होगा। बट हम यहाँ थोड़ा अलग करने वाले हैं, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो 2 हैं, गीता और शुभम। तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है कि हमने किसको कितनी सैलरी दी। तो लिखने के लिए तो हम नरेशन में भी लिख सकते हैं कि शुभम को इतनी दी, गीता को इतनी दी, बट टैली में इसका एक फ़ीचर भी है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, आपको अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है, और जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है अनेबल कॉस्ट सेंटर। आपको इसको Y प्रेस करके एंटर करना है और कंट्रोल A के साथ इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। आपने कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल कर लिया। अब आपको बैक स्पेस से यानी कि एस्केप से बैक आना है और आपको जाना है क्रिएट के फंक्शन में। उसके बाद आपको एंटर करना है। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा कॉस्ट सेंटर का। तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना होता है अलग अलग। जैसे कि आज मेरी कंपनी में अगर 10 एम्प्लॉय हैं और मैंने जो टोटल सैलरी दी उन 10 को वो मैंने 50,000 दी, लेकिन उस 50,000 में से मैंने कितनी किसको सैलरी दी, इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने होते हैं। और कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने से पहले हमें कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करनी होती है। तो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन तो हमें दिख जाता है, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन हमें इतना इजीली नहीं दिखता। तो हम लोग जाएंगे यहाँ शो मोर पे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा कॉस्ट कैटेगरी। अब हम इस पर एंटर करेंगे।
एंटर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एक नेम बनाएंगे। आप कॉस्ट सेंटर किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं सैलरी के लिए कॉस्ट सेंटर बनाना चाहती हूँ, तो मैं सैलरी के नेम से कैटेगरी बना रही हूँ और एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप से बैक आऊँगी, उसके बाद हम कॉस्ट सेंटर पर आकर एंटर करेंगे। अब आप किस कैटेगरी के लिए कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं, तो हम सैलरी की कैटेगरी के लिए कॉस्ट सेंटर बना रहे थे, तो हम सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और नेम में हम पहले शुभम लिखेंगे। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉय का नेम लिखना है और उसके बाद हम यहाँ एक और कॉस्ट सेंटर बनाते हैं गीता के नेम से। एंड फाइनली हमारे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बन चुके हैं। अब हम आते हैं अपने बाउचर में और अब हमारी जो सिंपल एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, हम वही करेंगे। तो सबसे पहले हम सैलरी को करेंगे डेबिट, सबसे पहले हम सैलरी को डेबिट करेंगे और सैलरी का हमें पहले लेज़र बनाना होगा। जैसे कि मैंने बताया सैलरी हमारा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर जो ये कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल जो ये ऑप्शन है इसे आप यस रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब सैलरी का जो टोटल अमाउंट है वो आप यहाँ टाइप करेंगे, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर ओपन करना है, जिसके लिए आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और शुभम और गीता को जितनी भी सैलरी दी है वो आप यहाँ लिखेंगे। तो 6500, तो ये टोटल सैलरी जब मैंने एंटर किया तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कॉस्ट कैटेगरी। तो आप किस कॉस्ट कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हम सैलरी की कॉस्ट कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और शुभम जो है, शुभम को हमने जितना भी पेमेंट किया है वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ हमसे यही पूछा जा रहा है कि अब आप इस टोटल सैलरी में से किसको कितना देना चाहते हो। यहाँ हम पहले से कॉस्ट कैटेगरी बना चुके हैं, कॉस्ट सेंटर बना चुके हैं, इसीलिए अब हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो केवल हमें सेलेक्ट करना है और अब हम गीता को भी सेलेक्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट हमारा आ गया है और पेमेंट चेक से हुआ है, तो हम यहाँ बैंक लिख देंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ पेड अ मोबाइल फ़ोन बिल। ठीक है, 1250 रुपये की कैश में पेमेंट किया है, मोबाइल फ़ोन का बिल दिया है मिस्टर वर्मा ने। तो पेमेंट वाउचर लगाएंगे और मोबाइल बिल के नेम से एक लेज़र क्रिएट करेंगे और ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉस्ट सेंटर है हम इसे नो कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें कॉस्ट सेंटर का कोई काम नहीं होने वाला है। और यहाँ पर हमारा जो अमाउंट था 1250, हम उसे टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और हमारा जो पेमेंट है वो कैश में हुआ है, तो अब हम कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे और एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। नाउ हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है दैट इज़ मिस्टर वर्मा ने ग्लोबल हाउस को चेक दिया है। तो चेक देने का मतलब है पेमेंट किया है हमने ग्लोबल हाउस को 12,500 का। तो फिर से पेमेंट वाउचर लगेगा, ग्लोबल हाउस को हम डेबिट करेंगे 12,500 और यहाँ पर हम फिर से अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, क्योंकि इनका कोई बिल था, हम उसी का पेमेंट कर रहे हैं और बैंक से पेमेंट हुआ है। मिस्टर वर्मा ने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है कैश में 1100 का। तो ये भी बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। अगर आपको एंट्री समझ में आती हैं तो आप बहुत ही जल्दी सीख पाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है हमने, कैश में पेमेंट किया है। मिस्टर वर्मा रिसीव अ फर्दर एडवांस ऑफ 25। जैसा कि हमने पहले देखा था कि मिस्टर वर्मा को सिल्वर सर्विसेज से 25,000 एडवांस मिले थे, फिर से सिल्वर सर्विसेज से जो है वो हमें एडवांस मिल रहे हैं कुछ अमाउंट 25,000 का समथिंग। तो हम रिसीट वाउचर लगाएंगे और क्रेडिट करेंगे एडवांस कंसल्टेंसी रेवेन्यू को, जो कि 25,000 है। और इस बार जो पेमेंट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है चेक के थ्रू मीन्स बैंक में। तो हम बैंक को डेबिट करेंगे एंड एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे।
मिस्टर वर्मा ने कन्वेंस बिल दिया है 650 रुपये का गीता शुक्ला को। तो गीता शुक्ला को दिया है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और कन्वेंस बिल का हम लेज़र बनाएंगे। कन्वेंस एक्सपेंसेस बनाएंगे और कन्वेंस 750 के 650 के एक्सपेंसेस हैं हमारे, हम उसको टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। कैश में पेमेंट कर रहे हैं आप। चाहें तो आप नरेशन में लिख सकते हैं कि आपने गीता को दिए थे, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि गीता मैटर नहीं करती, हमारे यहाँ से पेमेंट हो रहा है तो हम वही लिखेंगे। एंड उसके बाद है मिस्टर वर्मा ने मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे करे हैं 150 रुपये के कैश में, तो वाउचर पेमेंट लगेगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं तो वो यहाँ पे हो रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसका अंडर ग्रुप रहेगा और 150 के एक्सपेंसेस है जिसका पेमेंट हमने कैश में किया है। तो बहुत ही इजी है एक अकाउंटिंग फॉर्म किस तरह से अपनी एंट्रीज करती हैं। और मिस्टर वर्मा ने 15,000 रुपये रिसीव किए हैं ओमेगा एंटरप्राइजेस से कंसल्टिंग रेवेन्यू के लिए। तो मिस्टर वर्मा कंसल्टेंसी फर्म है और उन्हें कंसल्टेंसी यानी कि वो कंसल्टेंट हैं, लोगों को अपनी सर्विस देते हैं, उसके बाद लोग उन्हें पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा से उन्हें जो है वो कैश रिसीव हुआ है। ओमेगा एंटरप्राइजेस से मिस्टर वर्मा को कैश रिसीव हुआ है 15,000 का। तो रिसीट वाउचर पे आकर हम क्रेडिट करेंगे कंसल्टेंसी रिवेन्यू को, क्योंकि यहाँ पर हमें जो इनकम हो रही है वो कंसल्टेंसी रिवेन्यू से हो रही है। और ये मिस्टर वर्मा जो है वो उनकी डायरेक्ट इनकम है क्योंकि वो डायरेक्टली यही करते हैं, इसी से वो अपनी अर्निंग्स करते हैं, डायरेक्ट इनकम। कॉस्ट सेंटर को आप यहाँ नो रखेंगे, एंटर करेंगे 15,000। और ये सब आपको कैश में मिला है तो आप कैश को करेंगे क्रेडिट, डेबिट करेंगे आप कैश को और एंटर करेंगे। उसके बाद है मिस्टर वर्मा रेज 10 इनवॉइस फॉर 75,000। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मिस्टर वर्मा है उन्होंने एक पूरा का पूरा बिल बना के दिया है, सिल्वर सर्विसेज को 75,000 का। तो सिल्वर सर्विसेज का जो भी पेमेंट बचा हुआ था वो उन्होंने बाकी का जितना भी पेमेंट है वो कैश में कर दिया। तो मिस्टर वर्मा ने 75 में से दो बार हमें 25-25 हज़ार करके 2 बार एडवांस में पेमेंट कर दिया था। तो अब 75 में से जब हम 50 घटाएंगे तो सिर्फ 25,000 ही उनके बनते हैं जो कि उन्होंने कैश में पेमेंट कर दिया है। तो अब हम रिसीट वाउचर में आएंगे और हम यहाँ कंसल्टेंसी रिवेन्यू को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनकम हो रही है कंसल्टेंसी रिवेन्यू से। और हम अभी मानेंगे कि पूरे 75,000 की इनकम हो रही है। अब कैसे हो रही है, कैश तो सिर्फ उन्होंने 25,000 दिया है अभी, लेकिन इतने टाइम से हम जो एडवांस कंसल्टेंसी रिवेन्यू को क्रेडिट कर रहे थे अब हम उसे डेबिट करके ख़त्म भी करेंगे ना। तो एडवांस कंसल्टेंसी रिवेन्यू को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। इस तरह से हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर गया और जो सिल्वर सर्विसेज हैं वो भी हमारी फर्म में अब कुछ नहीं रहेगी क्योंकि उनका बैलेंस अब 0 हो चुका है। मिस्टर वर्मा ने 6,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। ये बहुत ही सिंपल एंट्री है, जैसा कि हम बता चुके हैं। पेमेंट में आना है और ड्राइंग्स जो हैं वो आपको डेबिट करनी है और कैश निकाला है तो अब आप कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की कुछ एंट्रीज़, आज की मई मंथ की पूरी कंप्लीट एंट्रीज़। तो होपफुली आपको आज की वीडियो समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और अभी तक अगर आप डायरेक्टली मई मंथ की एंट्री देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको सीक्वेंस में देखें। आप पहले अप्रैल से स्टार्ट करें और उसके बाद ही आप मई की एंट्री देखें, क्योंकि अगर आप मंथ बाय मंथ देखोगे आप ईजिली कनेक्ट कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ की एंट्रीज़ के साथ।